फोन लगा रहे हो, इसका कैमरा चेक करो आगे। बच्चों 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट, कुछ अभी टेक्निकल इशू चल रहा है, 1 मिनट रुकिए बस। ठीक है बच्चों, एक बार बताना ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है ना? ठीक है, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। और प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन। दोस्तों आज की क्लास में से आपको 1 से 2 नंबर जरूर मिल जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ी सी मेहनत आप करना और थोड़ा सा मेहनत हम लोग करेंगे, इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो क्लास रहने वाली है आप सभी के लिए कुछ खास रहने वाली है आज। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इसके 2 तरीके हैं पढ़ाने के, या तो आप क्वेश्चन के साथ डिटेल पढ़ लो या फिर प्यारे बच्चों आप थ्योरी पढ़ लो। आप जैसे कहोगे वैसे पढ़ाऊंगा। मैं पहले आपको 2 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं डिटेल के साथ। अगर आपको लगेगा सर ऐसे नहीं हम थ्योरी पढ़ेंगे तो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, एज योर चॉइस। तो बच्चों पहले मैं बता दूं कैसे पढ़ाना है मेरे को। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप मुझे बताइए सर थ्योरी पढ़ाइएगा। उत्तरी सवाल है बच्चों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहां स्थित है? सवाल आपके पेपर में यही आएगा कि बताइए नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है। आपके पेपर में क्वेश्चन यही आएगा कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो आप लोग कहोगे सर ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अब नाटो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। जब आप नाटो के बारे में थोड़ा सा जानते हो तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, बच्चों इसे हम लोग क्या बोलते हैं वो सुन लीजिएगा, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी आपके ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इसमें सदस्य देश कौन से कितने हैं, तो 31 इसमें सदस्य देश हैं। और 31वां कौन सा बना है? फिनलैंड बना है। 31वां इसका फिनलैंड बना है। और दोस्तों आपको बता दूं इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका थ्योरी वाला, कि पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ा दूं। अब आप जैसे कहो बोलो, बताओ पहले थ्योरी पढ़ोगे एमसीक्यूज पढ़ोगे? चलो ठीक है थ्योरी पढ़ा देता हूं, कोई बात नहीं, मैं थ्योरी पढ़ा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपको लग रहा हो कि गुरुजी दिक्कत है थ्योरी पढ़ाने, नहीं, मैं तो बस आपसे इसलिए बोल रहा था क्योंकि समय का अभाव। ये क्या हुआ? चलो उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, थ्योरी पढ़ाऊंगा, रुको। ये है बेटा बुक का फोटो, बुक का कवर पेज। पहले ये बताओ ये बुक का कवर पेज कैसा लगा आपको? ये वो पॉकेट बुक है जो आपकी जेब में होनी चाहिए। ये इतनी सी बुक है, बस ये इतनी छोटी सी बुक है बेटा, ये इतनी सी बुक है, ये तुम्हारी जेब में होनी चाहिए। जितना मेरा पर्स है ना, जितना मेरा पर्स है इतनी बड़ी ये किताब है, सिर्फ इतनी बड़ी ये किताब तुम्हारे हर बच्चे की जेब में होनी चाहिए। इस किताब का नाम है पीएम पॉकेट ट्रिकी जीएस बुक, जीएस प्लस स्टैटिक जीके की इसमें ट्रिक ट्रिक लिखेंगी। और ये किताब हर बच्चे के पास होनी चाहिए। ये किताब 28 तारीख को लॉन्च होगी, 28 जनवरी को, 28 जनवरी को सुबह एसएससी अड्डा पर ही लॉन्च होगी, तो आप लोग जरूर आइएगा। चलो दोस्तों, तो आप लोगों ने कहा सर हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम बोले ठीक है मत पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों, मैं आपको अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। ये लो भैया, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। प्रणाम भैया प्रणाम। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन के बारे में पहले बताओ दोस्तों। अगर मैं यूनाइटेड नेशन के बारे में बताऊंगा तो दोस्तों, और हाँ कल कई सारे बच्चों का एक सवाल था कि सर क्वेश्चन नंबर 168, आपको बता दो क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी आर्टिकल नंबर, जिसमें एक बच्चे ने मुझे खुद इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया, 169 170
इन तीनों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, या तो क्लास के लास्ट में करूंगा या फिर कल आपको वो पीडीएफ लगाकर फिर से समझाऊंगा। मनोज मैंने नोट किए हुए, आप परेशान मत हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं भैया, यूनाइटेड नेशन के बारे में सबसे पहले सुन लीजिएगा। ये यूनाइटेड नेशन क्या है, आप सबसे पहले इसके बारे में सुनिएगा। मैं यूनाइटेड नेशन के बारे में पहले समझाना चाहूंगा, उसके बाद आपको लिखवाना चाहूंगा। बच्चों, जिस समय हम वर्ल्ड में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, आप लोगों को पता होगा कि सेकंड वर्ल्ड वार जो था, अगर मैं सेकंड वर्ल्ड वार की बात करता हूं तो ये सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से शुरू हुआ और 1945 तक रहा। आप लोग जानते होंगे कि जो सेकंड वर्ल्ड वार था वो 1939 में रहा, स्टार्ट हुआ और 1945 में खत्म हुआ। जब ये खत्म हुआ तो इसके बाद में ब्रिटेन में इलेक्शन हुए थे, और जब इलेक्शन हुए तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी जीती थी? ब्रिटेन में कौन सी पार्टी जीती थी बच्चों? अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो ब्रिटेन में जब इलेक्शन हुए तो ब्रिटेन में कौन सी पार्टी जीती थी? तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी जीती थी बच्चों। कौन सी? लेबर पार्टी जीती थी। इस लेबर पार्टी के हेड हुआ करते थे सर क्लीमेंट एटली, और सर क्लीमेंट एटली को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत में एक मिशन भेजा था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के बाद में ही हमारे देश में संविधान सभा बनी थी। ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इस सेकंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद दरअसल में क्या हुआ कि विश्व के जो 50 देश थे वो इकट्ठा हुए। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद विश्व के 50 देश इकट्ठा हुए, और बच्चों ये कहां पर इकट्ठा हुए थे? ये हुए थे सैन फ्रांसिस्को में। विश्व के 50 बड़े देश इकट्ठा होते हैं बच्चों सैन फ्रांसिस्को में, और 26 जून 1945 को यूएन चार्टर पर साइन करते हैं। यूएन चार्टर पर साइन करते हैं, और इसके लगभग 3-4 महीने बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की जाती है। दोस्तों, ये सवाल न जाने कितनी बार पेपर में आ चुका है कि बताइए यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो यूएनओ की स्थापना सेकंड वर्ल्ड वार के बाद की गई थी। अब सवाल आ जाएगा कि क्यों की गई थी? सर चार्टर एक्ट क्या है? अब ये भी सवाल आएगा बच्चों। चार्टर एक्ट है मतलब बहुत सारे जब वर्ल्ड के देश इकट्ठा हुए, 50 देश, तो 50 देशों ने सबने अपनी अपनी सहमति जताई। जो देश सहमति जता रहा वो साइन कर दो, और जो नहीं जता रहा वो अलग हट जाइएगा। तो जो 50 देश थे इन सबने साइन किए, और उसके 4 महीने बाद बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा जिसका नाम होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1945 में। ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा गया है। ये सवाल न जाने कितनी बार पूछा गया कि बताइएगा यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगर मैं यूएनओ की बात करूं तो इसमें टोटल कितने देश हैं ये बताइए बच्चों। क्या इस समय पर बफरिंग हो रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ बफरिंग का सीन है क्या? बफरिंग हो रही है क्या बच्चों? अगर ऑल ओके है तो ऐसे मत किया करो यार, सब कुछ तो ओके चल रहा है। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं, इसकी हिस्ट्री जानिएगा। अब इसका बैकग्राउंड जानो, किसका? यूएनओ का। दरअसल में क्या था, मैं यूएनओ का जब तुम्हें बैकग्राउंड बताता हूं कि यूएनओ का बैकग्राउंड है क्या, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इससे के पहले आप लोग के एक ऑर्गेनाइजेशन और बनी थी बच्चों। दरअसल में क्या था कि जिस समय पर पहला विश्व युद्ध चल रहा था, और पहला विश्व युद्ध कब से कब तक रहा बच्चों? पहला विश्व युद्ध कब से कब तक रहा? फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक रहा? तो दोस्तों ये रहा 1914 से लेकर 1918 तक। अब वर्ल्ड में ऐसा कोई युद्ध ना हो, इसलिए 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ध्यान से सुनना, 1918 के बाद एक अगले साल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, और उसे इसलिए बनाया गया था ताकि आने वाले समय में कभी वर्ल्ड में इस तरीके का युद्ध ना हो। फिर से सुनो दोस्तों, लीग ऑफ नेशन का गठन पहले विश्व युद्ध के बाद विश्व के मध्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संघर्षों को रोकना था। मतलब जो ये विश्व युद्ध चल रहे हैं, ये ऐसा युद्ध दोबारा ना हो, इसलिए 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। बात क्लियर हो गया? इसका हेडक्वार्टर पहले था बेटा लंदन में, लेकिन बाद में इसे जेनेवा में स्थापित कर दिया गया था।
सवाल पूछ लेगा कि लीग ऑफ नेशन का कितनी बार हेडक्वार्टर चेंज हुआ? 2 बार। पहला आपका लंदन था और दूसरे बार कहां था? दूसरी बार आपका जेनेवा में। लेकिन बच्चों 1946 में इसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। 1946 में इसे पूरी तरीके से काम कर दिया और खत्म करने के बाद अब ये सारे काम जो विश्व स्तर पर काम किए जा रहे हैं, अब उसके लिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है जिसका नाम है यूएनओ। क्या नाम है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग समझ गए लीग ऑफ नेशन को क्यों बनाया गया था और यूएनओ को क्यों बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसे कब खत्म किया गया। ये 4-5 सवाल आपके क्लियर हो गए बच्चों। आ जाओ भैया। वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो यहां तक तो किसी का कोई डाउट नहीं है? जैकी अहमद, पूजा राजपूत, मोहित कुमार, ज्योतिष यादव, विक्रम सिंह राजपूत, पुलकित, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आता है दोस्तों। उद्देश्य क्या है इनका? अगर आप आपसे पूछे युद्ध उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दोस्तों युद्ध को रोकना, कभी दो देशों के बीच युद्ध हो जाए उनको रोकना अब यूएनओ का टारगेट है। मानव अधिकारों की रक्षा करना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए मानव अधिकार दिवस कब से मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कहां से मनाया जाता है? अब देखो एक बच्चा है जिसका नाम है अंकुल राजपूत। ऐसे बच्चों से मैं बहुत ज्यादा नाराज रहता हूं। वो पूछ रहे हैं पूजा राजपूत जी आप कहां से हो? देख रहे हो आप, ऐसे गधों की कमी नहीं है यहां। हद हो गई यार। अरे वो बेचारी पढ़ना चाह रही है तो पढ़ने दे उसको। क्या पूछ रहे हैं आपको कहां से है वो गुड़िया? हमसे पूछो कहां से है वो। आपने कभी नहीं पूछा गुरुजी कहां से या दूसरी कोई लड़का लड़की कहां से? बस राजपूत देखा नहीं, पूछा कहां से हो। सोच को बदलो बेटा। अगला देखिए, मानव अधिकार दिवस हमेशा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को वर्ल्ड में एक और बड़ा काम होता है। क्या होता है बताओ जरा? 10 दिसंबर को एक और बड़ा काम होता है वर्ल्ड में, वो क्या होता है बताइएगा? 10 दिसंबर को हमारे वर्ल्ड, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, एक सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है। 10 दिसंबर को क्या होता है बच्चों? 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। याद रखो, कैसे भूल गए आप लोग कि 10 दिसंबर के दिन जब हम लोग ह्यूमन राइट्स मना रहे होते हैं, उसी समय पर 10 दिसंबर क्या होता है बच्चों? नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अगला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना ही यूएनओ का टारगेट है। अगले पॉइंट पर लेकर चल रहा हूं। इसके अलावा विश्व के सभी देशों के मध्य शांति बनाना, आपसी समझ को विकसित करना, ये इनका टारगेट है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसका संगठन जो मतलब अंतिम सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है, जो 11 जुलाई 2011 को जुड़ा था। और इस दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो जूबा है। इसकी जो राजधानी है वो जूबा है, जरा देख लो एक बार। इसकी जो राजधानी है वो बेटा जूबा है। आ जाओ दोस्तों। तो सवाल आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे साथियों
मेरे सवाल बच्चों पूछ सकता है इसमें कुल मिलाकर कितने देश हैं, तो आप बताओगे 193 है। जो 193वां देश इसमें शामिल हुआ उसका नाम क्या है? उसका नाम है जूबा। अगर आपसे पूछे भैया जूबा कब जुड़ा था, 11 जुलाई 2011 को जुड़ा था। इसकी राजधानी क्या है? जूबा की, सॉरी, दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है सर? जूबा। क्या भैया? जूबा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा। अब बात आती है कि दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया किसने था? इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया किसने था, उनके बारे में देख लेते हैं हम जरा एक मिनट। ये देखो जरा एक मिनट के लिए सुनिए। चंद्रयान कल करवा दूंगा, परेशान मत हो लोकेश, कल चंद्रयान की क्लास रहेगी, है ना। इस संस्था का जो नामकरण है वो अमेरिका के राष्ट्रपति है जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसने दिया था। क्या आप लोग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में जानते हैं? क्या आप लोग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में जानते हैं? बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनता है? अमेरिका में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनता है? आप कहोगे सर सिर्फ 2 बार। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति भारत में 2 बार बन सकता है अमेरिका में, और भारत में अनलिमिटेड, मतलब जितनी बार आप चुनाव जीतते रहो भारत में राष्ट्रपति बनते रहो, चुनाव जीतते रहो भारत में राष्ट्रपति बनते रहो, चुनाव जीतते रहो भारत में राष्ट्रपति बनते रहो। इस तरीके से काम चलता रहेगा बच्चों, है ना। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जो अमेरिका में 4 बार राष्ट्रपति बना है। ये अमेरिका का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो 4 टाइम प्रेसिडेंट रहा है। 4 टाइम क्या बना है मेरे प्यारे साथियों? प्रेसिडेंट बना है। ये सवाल पेपर में आ चुका है कि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बनता है, लेकिन दोस्तों ये वो व्यक्ति है जो 4 बार राष्ट्रपति बना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये काम ये उस रूल को बनने से पहले बना था 4 बार। बात क्लियर हो गया। अब बात आ रही है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है फिलहाल में? एंटोनियो गुटरेस, जो कि 2026 तक रहेंगे, जो कि 2026 तक रहेंगे, और ये 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं। ये 9वें महासचिव हैं। और बच्चों ये भी ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। बस अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इतना पढ़ने के बाद में आपका सब कुछ क्लियर हो गया। अगर आप लोग इतना पढ़ लिए, भैया एग्जाम कब है यूपी पुलिस का? 18 फरवरी को है, 18 फरवरी को है। ठीक है भैया, अब ये क्लियर हो गया। इतना अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद में बच्चों आपकी यूएनओ वाला पॉइंट क्लियर है। अब यूएनओ के बाद में हम लोग देखते हैं यूएनओ के कुछ अंग है। भैया यूएनओ के अंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें सुन लीजिएगा। यूएनओ के अंग जो सबसे पहला है वो है बेटा आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये आपकी अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये है संयुक्त राष्ट्र महासभा। पवन सिंह यादव कह रहे हैं सर मेरा कमेंट्स क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा, बताओ क्या बात है। देवी जी कह रही हैं कि आप गलत बता रहे हो पेपर 11 तारीख को, तो मैं आपसे कहूंगा देवी जी आप 11 तारीख में अपना पेपर दे देना, जबकि हकीकत यही है कि पेपर 11 तारीख को है नहीं। पेपर आपका 11 तारीख को नहीं है, पेपर आपका 18 को है। अब मैं हनुमान तोहनी सीना चीर के आपको दिखा दूं, जीडी का 20 को है और उसका 18 को है, बस ऐसे याद रख लो आप। देखो दोस्तों, दूसरा है आपका संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, तीसरा है आपका सुरक्षा परिषद, चौथा है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और पांचवा है संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद, छठा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां से सब कुछ क्वेश्चन आता है। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो किस पोर्ट से आता है बेटा? ये आता है या तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से, या फिर आता है सुरक्षा परिषद से, या आता है संयुक्त राष्ट्र महासभा से, या आता है यूएनओ से। इन 4 से क्वेश्चन आता है। फिर बच्चे कहेंगे सर डब्ल्यूएचओ से क्वेश्चन नहीं आता है, डब्ल्यूएचओ से क्वेश्चन नहीं आता है, डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन नहीं आता है, गेट से क्वेश्चन नहीं आता। एक बच्चा जैसे बहुत देर से काफी पूछ रहा है सर ये बताओ वीटो पावर क्या होती है? वीटो भी बताऊंगा दोस्तों, वीटो पावर भी बताऊंगा, पक्का है परेशान हो रहे हो। लेकिन जो जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पहले उन टॉपिक को जरूर पकड़ा जाएगा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आ जाओ बच्चों, अब मैं आपको लेके आ रहा हूं आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा। अगर मैं बात करूं, इसे विश्व की संसद कहा जाता है बच्चों, पहला पॉइंट, इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है। जब संसद की बात आ रही, यूनाइटेड नेशन को जनरल असेंबली जो है, इसे हम मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। पहला सवाल, इसे हम लोग
मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं? ये सवाल आपके पेपर में 110% पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आती है, तो आपका जवाब क्या आएगा? इंडियन पार्लियामेंट किस आर्टिकल में आती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो बच्चों आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था सरला 79। तो बच्चों विश्व की जो लघु संसद है यानी मिनी पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहा जाता है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या आएगा? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को कहा जाता है। ये भी क्लियर हो गया बच्चों, पार्लियामेंट भी क्लियर हो गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी हो गया। चलो अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। अब मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो आपकी लघु संसद है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लघु संसद का भैया इसका ऑब्जेक्टिव सुन लीजिएगा, यह पूरे विश्व में होने वाले शांति अभियानों के लिए वित्त पोषण का काम करती है, मतलब पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। यह भी यूएनओ का ही एक अंग होता है, यह भी यूएनओ का ही एक अंग होता है। आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा कि बताइएगा मिनी पार्लियामेंट किसे कहा जाता है, तो यह मिनी संसद किसे कहा जाता है? तो बच्चों आपका जवाब आएगा सर लघु संसद कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र महासभा को, जनरल असेंबली को। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने बच्चों। ये तो पहले आपको पता ही है कि कब स्थापना हुई, क्या हुआ, ये सब आपका क्लियर है। ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस संस्था की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, 2 कामकाजी भाषाएं हैं, यानी कि इसके जो सारे काम होंगे या तो अंग्रेजी भाषा में होंगे या फिर फ्रेंच भाषा में होंगे। वर्किंग लैंग्वेज 2 हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज 6 है। ध्यान से सुनो, आपको फिर से बता रहा हूं, वर्किंग लैंग्वेज तो 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। और बच्चों अगर आपसे पूछे ऑफिशियल लैंग्वेज, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, ये 6 भाषा है। पेपर में आ चुका है सवाल, ये सवाल आ चुका है। जैसे अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की जो सारी कार्रवाई होती है वो इंग्लिश में होती है, हिंदी में कोई यूज नहीं होता है। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं तो वहां पे सारे जो वकालत होती है आपकी टोटल वो इंग्लिश मीडियम में होती है, हिंदी में नहीं की जाती है। बात क्लियर हो गया? अगर आप लोग टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा बताने में, और आप नए नए क्वेश्चन पूछोगे तो फिर क्लास बेकार हो जाएगी, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन को अगर बताने लगूंगा और बीच में वो छोड़ दे अच्छा नहीं रहेगा। बात क्लियर होगी दोस्तों? अब इसके बाद सबसे पहले मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं, इसके बाद जो आपको मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों, वो देखो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा महासचिव के जो अध्यक्ष हैं वो है अब्दुल्ला जी, और मालदीव के विदेश मंत्री 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। कार्यकाल 1 साल का होता है। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वीं और पहली भारतीय महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी बच्चों? विजय लक्ष्मी पंडित। ये ना जाने पेपर में कितनी बार सवाल पूछा जा चुका है, लिख लो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके, लिख लो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके भैया। बच्चों आपके एग्जाम में कितने दिन बचे हैं? आपके एग्जाम में कितने दिन बचे हैं आप ये बताओ। आपके एग्जाम में गिनती के 15 से 20 दिन बचे हैं, 15 से 20 दिन। आप अभी भी बातचीत करने में लगे हो, आप अभी भी बातचीत करने में लगे हो, आप अभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप अभी भी अपनी अलग अलग लड़कियों का नाम लेके अलग अलग लड़कों का नाम लेके बात कर रहे हो। जब आपके पेपर में आपको पता है कि 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में तो जितना टीचर पढ़ा रहा है उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम लोग पढ़ सकते हैं। आपने कहा थ्योरी पढ़ाओ, मैंने क्वेश्चन बंद कर दिया, मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा। कभी आपको ये लगे कि गुरुजी थ्योरी पढ़ाना नहीं चाहते हैं, समझ रहे हो ना? तो आप लोगों से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, मैं इतना आपको समझाता हूं, मैं किसी बैच में नहीं समझाता, आपको ज्यादा समझा रहा हूं, मर्जी आपकी है। फिर सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल करवा दो, करवा चुका हूं आर्टिकल, आप क्लास में नहीं थे, कल करवाए इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने। आइएगा बच्चों, अब मैं लेके चलूंगा आपके सामने सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है
अगर सुरक्षा परिषद से इंपोर्टेंट कोई है तो दोस्तों वो है आपका, मेरे प्यारे साथियों, जो मुझे पढ़ाना है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। अगर मैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करूं तो इसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय भैया जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1945 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1946 में की गई थी। मतलब इसने जो अपना काम करना शुरू किया था एक तरीके से वो 1946 में किया था। कहां पर किया था? 1946 में। इसमें कुल मिलाकर जो जज होते हैं, अगर मैं जज की बात करता हूं तो दोस्तों इसमें कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड से 15 जज आते हैं। कितने जज आते हैं बच्चों? इसमें 15 जज आते हैं। इन जज का जो टेन्योर होता है, वो कार्यकाल होता है, वो कितना होता है? इन जज का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, ये आपने बताना है। जज का जो कार्यकाल होता है वो बच्चों कितने साल का होता है? कोई तो जानता होगा। ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन सुनो, 6, 7, 5 और 8। कितना होता है बच्चों? 6, 5, 7, 8। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप सब लोगों को बता दूं, आपका चालान कट चुका है, आपका चालान कट चुका है, क्योंकि इन जज का कार्यकाल 9 साल का होता है। कितने साल का होता है? जो भी इंटरनेशनल कोर्ट में जज चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 9 साल का होता है, ना कि 4 साल का, ना 5 साल का, ना 6 साल का। आप सबका चालान कट चुका है। आप सब तुक्का लगा रहे थे, जिस जिसका गलत हुआ है सॉरी बोलो। जिस जिसका भी गलत हुआ है आप सॉरी बोल के अपने काम पर लग जाइएगा, है ना। तो बच्चों आप लोगों ने तुक्का लगाने की कोशिश की थी और आपका गलत हो गया वहां पे। इसलिए कहता हूं जब पढ़ाया करो तो दिमाग यहीं पर रखा करो। आपसे बताना है दोस्तों, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट की अगर बात करो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करता हूं तो 1945 के अधिनियम के तहत 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें कुल मिलाकर पूरे वर्ल्ड से 15 जज आते हैं। और भैया ये मैं आपको बता दूं, इसका कार्यकाल 9 साल का होता है। अब देखो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं इसका हेडक्वार्टर है आपका हैग में। और हैग पड़ता कहां है? सर नीदरलैंड में। हैग पड़ता कहां है? नीदरलैंड में। द हैग, नीदरलैंड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, यदि यदि यूपी और MP का विवाद हो गया, ये केस सीधा कहां जाएगा? हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? दोस्तों यदि दो राज्यों का आपस में डिस्प्यूट हो गया, मतलब विवाद हो गया, तो ये केस कहां जाएगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? तो बच्चों ये केस डायरेक्ट जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट में। कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में नहीं जाएगा बेटा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यदि यूपी का विवाद इंडियन गवर्नमेंट से हो गया, क्या हो गया बच्चों? इंडियन गवर्नमेंट से हो गया, तो ये केस कहां जाएगा बच्चों? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? इस सवाल का जवाब दो। आपने कहा दो राज्यों का डिस्प्यूट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार का विवाद किसी राज्य सरकार से हो जाए तो भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन अब अगर इंडिया का कोई डिस्प्यूट मामलो, कोई वाद विवाद किससे हो जाए बच्चों? चाइना से हो जाए। किससे हो जाए? चाइना से हो जाए, तो केस कहां जाएगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? ये केस कहां जाएगा? यहां एक समझने वाली बात है दोस्तों। अब बताओ बच्चों ये केस कहां जाएगा? हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा? अब बच्चों ना तो ये हाई कोर्ट जाएगा, ना ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि दो राष्ट्रों के बीच में लड़ाई है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। आप समझ गए ना? इंटरनेशनल कोर्ट में कौन से केस जाते हैं? जब दो देशों के बीच विवाद हो जाए, ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। फिर से आपको बता दूं, अगर दो राज्यों का डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, राज्य और केंद्र का विवाद है, केंद्र सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, लेकिन अगर दो देशों का विवाद है तो बच्चों इंटरनेशनल कोर्ट में जाओगे। कहां जाओगे? इंटरनेशनल कोर्ट में। क्लियर है ना मामला? बात क्लियर हो गई? क्लियर हुई बात? पहले बता दो यहां तक क्लियर हुआ, यस या नो?
मैं 20 मिनट बाद क्लास खत्म कर दूंगा और आप यही पूछते रहना क्लास जीडी की है एमटीएस की है, ठीक है ना। अरे पढ़ने वाला बच्चा पूछता ही नहीं इन सब चीजों को, उसे तो पढ़ना होता है, उसको तो ऐसे जो पढ़ा रहा हूं ना क्लियर करनी होती बातें। अब देखो दोस्तों, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब था यह दो राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को हल करना है। मतलब अगर दो राज्यों के, दो देशों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है तो उस डिस्प्यूट को खत्म करना इनका काम होता है। जैसे भारत पाकिस्तान का या भारत और चाइना का, किसी दो देश का विवाद हो जाए। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों और विशेष एजेंसियों के द्वारा दिए गए कानून प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। ये बात करिएगा। अगला देखो दोस्तों, अब अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो CHSL के मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल वहां पूछा जा सकता है जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है। अगर आपका कांस्टेबल का पेपर है, अगर आपका कांस्टेबल का पेपर है तो बच्चों पेपर में सिर्फ यही सवाल आएगा कि बच्चों सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, सॉरी इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज होते हैं, तो आपका जवाब आएगा 15 जज। लेकिन अगर आपका पेपर थोड़ा सा बड़ा है तो बच्चों बड़े में आपसे यह सवाल पूछ सकता है कि वो 15 जज आते कहां से हैं, वो 15 जज आएंगे कहां से। इन 15 जज में से दोस्तों 3 जज आएंगे अफ्रीका से। 3 जज कहां से आएंगे? अफ्रीका से। लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों से आएंगे 2, एशिया से आएंगे 3, पश्चिमी यूरोप से आएंगे 5 और पूर्वी यूरोप से आएंगे 2। 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15। यहां से आते हैं 15 मेंबर। कभी आपको यह लग रहा हो कि 15 मेंबर एक जगह से ही आ जाएंगे? नहीं, पूरे वर्ल्ड से 15 मेंबर आते हैं। अब एक बच्चे का जवाब है पुलकित का कि क्या हमारे भारत का कोई जज है यहाँ पे? बिल्कुल है, उनका नाम दलवीर सिंह भंडारी है। उनका नाम दलवीर सिंह भंडारी है बच्चों। बात क्लियर हो गया? भारत में आज अभी तक कितने व्यक्ति हैं जज बने, सब पर चर्चा करूंगा। ये देखो आपके सामने लिखे, देखिए पहले व्यक्ति जिनका नाम था सर बेनेगल राव, पहले जज बनने वाले भारतीय। दूसरे का नाम डॉक्टर नागेंद्र सिंह, तीसरे का नाम रघुनंदन स्वरूप पाठक और बच्चों चौथे का नाम है जो वर्तमान में भी काम कर रहे हैं 27 अप्रैल 2012 से लेकर और वो आज तक है, जिनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी, जिनका नाम है बच्चों दलवीर सिंह भंडारी। तो क्या आपका इंटरनेशनल कोर्ट क्लियर हो गया बच्चों? क्या आप सभी का इंटरनेशनल कोर्ट क्लियर हुआ? बोलो यस या नो। कोई बच्चा मुझे बताओ कि इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1945 के चार्टर एक्ट के अनुसार 1946 में की गई थी। बहुत बढ़िया। इसमें कुल मिलाकर कितने जज होते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में कुल मिलाकर कितने जज होते हैं? और बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए दलवीर सिंह भंडारी का कार्यकाल पूरा हो चुका है। दलवीर सिंह भंडारी का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से उन्हें वहां रोका गया, दोबारा अपॉइंट किया गया है। क्योंकि आपको पता होगा 12 में बने थे, 12 9 21, लेकिन फिर से उनको रोका गया है, फिर से उनको रोका गया है और कुछ समय के लिए अभी, ठीक है। अब कौन बनेगा ये मैं नहीं जानता। अगला देखो दोस्तों, अब मैं आपका लेकर आ रहा हूं, इसे बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन। अगर मैं अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, तो दोस्तों आपका सबसे पहले मैं कराऊंगा आपको विश्व बैंक। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विश्व बैंक। ये विश्व बैंक के बारे में आप पहले सुनिएगा। विश्व बैंक की देखिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी है, चाहे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो। मैं फिर से आपको बता दूं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी है। चाहे आप देख लो WHO, WTO, विश्व बैंक, IMF और आपका UNO, कुछ भी हो, सब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने हैं। ये वर्ल्ड वॉर से पहले बन गया था। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। इनका टारगेट क्या है भैया? इनका टारगेट क्या है? आप ध्यान से सुनो। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विश्व के निम्न
और मध्यम आय वाले देशों की गवर्नमेंट को विकास कार्यों के लिए ऋण और अनुदान प्रदान करती है। मतलब जब दो देशों की युद्ध में हालत खराब हो जाए, जैसे मान के चलो दो देशों का आपस में युद्ध हो जाए, और युद्ध हो जाए इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। बच्चों अगर ये युद्ध हो गया तो इसे बार पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। अगर पाकिस्तान ने इस बार गलती करी और भारत पर अटैक करा तो इस बार बच्चों हम लोग धरती माता की सौगंध हर भारतीय को कि इस बार इसे हम नक्शे से मिटा देंगे। भारत माता की जय बोलो। बात सही है गलत है? हम कभी पहली बार अटैक नहीं करते, अगर कोई अटैक करता हो तो फिर अब उसे छोड़ेंगे भी नहीं। अगर अब इसने पाकिस्तान ने अटैक किया तो इस बार नक्शे से मिटा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दो देशों के बीच लड़ाई युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद में बच्चों उस समय पर पाकिस्तान की हालत हमने खराब कर दी। तो पाकिस्तान अब क्या करेगा बेचारा, भूखा नंगा प्यासा, तो कहीं से तो पैसा लेगा। मदद करने कौन आएगा? मदद करने आएगा दोस्तों आईएमएफ के दोस्त विश्व बैंक। तो विश्व बैंक क्या करता है? विश्व बैंक अब विकास कार्यों के लिए पैसा देगा। क्या देगा बच्चों? विकास कार्यों के लिए पैसा देगा। बात क्लियर होगी? जब दो देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो जाए या किसी एक देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा खराब हो जाए तो वो विश्व बैंक से पैसा ले सकता है। लेकिन ये जो विश्व बैंक पैसा देता है ना, वो फ्री में पैसा नहीं देता, ये लोन पर पैसा देता है। ये लोन पर पैसा देता है, लेकिन ये सिर्फ विकास कार्यों के लिए देता है। किसके लिए? विकास कार्यों के लिए। खुद पता लगाता है कि उसको जरूरत है। अगर आपको पैसे लेने तो आपको आईएमएफ के पास जाना होगा। ठीक है भैया? अब वर्ल्ड बैंक की 5 शाखाएं हैं। वर्ल्ड बैंक की 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको पता होनी चाहिए। पहला, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, शॉर्ट में बोलते हैं ICSID। बच्चों इस तरीके से ये 5 इनकी संस्था होती हैं, जिनमें एक होती है बच्चों आपकी MIGA, एक होती है आपकी IBRD, एक होती है IDA और एक होती है IFC। ये 5 इनकी क्या होती हैं दोस्तों? ये 5 इनकी संस्था होती हैं। इन 5 के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है कि किसकी स्थापना कब हुई है ना। चलिए अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं बच्चों। अब मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर लिखवाऊंगा, उसे पढ़िएगा जरा। IMF का सदस्य देश ही वर्ल्ड बैंक या IBRD की सदस्य ले सकता है। जो व्यक्ति IMF का सदस्य होगा वही वर्ल्ड बैंक में जाकर पैसा ले सकता है। वही व्यक्ति वर्ल्ड बैंक में जाकर पैसा ले सकता है जो व्यक्ति किस में सदस्य होगा? सर IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बात क्लियर हो गया बच्चों? अब मैं अगर बात करता हूं दोस्तों तो यहां से आगे आप लोग आराम से बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको डायरेक्ट लेकर चल रहा हूं भैया। IMF भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब कुछ क्वेश्चन कर लें, अब कोई दिक्कत ना हो तो क्वेश्चन कर लें कुछ भाई। अब कोई दिक्कत ना हो तो कुछ क्वेश्चन करा दूं, बोलो यस या नो। अब तो थ्योरी भी 40 मिनट हो गई है। सॉरी, चलो सवाल सुनो। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसे बोलते हैं यूनिसेफ। इसे बोलते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो बच्चों आपका जवाब आएगा सर न्यूयॉर्क USA में है। मैं आपसे पूछूंगा न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा है? हो गया? तो भैया न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे बसा है। आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिएगा जो जरूरी है आपके लिए पढ़ने। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अगर मैं बात करता हूं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं कैथरीन रसेल। बच्चों जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हो
तो ऑर्गेनाइजेशन के आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए। पहला तो ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी, पहला तो ये कि इसकी स्थापना कब हुई थी, पहला सवाल जो पेपर में पूछा जाता है। दूसरा, इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं। तीसरा, इसका मुख्यालय कहां पर है। बस ये 3 सवाल अगर आपने पढ़ लिए तो आपने सब कुछ पढ़ लिया। अगर आपने ये 3 सवाल पढ़ लिए तो आपने सब चीज पढ़ लिया। जैसे मान लो मैं अब तीसरा सवाल करा रहा हूं आपके लिए। मैंने तीसरा सवाल है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एक तो फुल फॉर्म भी जरूर पता होनी चाहिए बच्चों इनकी। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर है। तब आप कहोगे सर इसका हेडक्वार्टर है रोम। रोम कहां पड़ता है, इटली में। जरा इसके बारे में 4 पॉइंट बताओ तो जरा एक बार, 4 पॉइंट बताओ तो एक बार जरा दोस्तों। चलिए बताता हूं दोस्तों। पहला पॉइंट, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। किसको हुई थी, 19 दिसंबर 1961 को। बच्चों मैं 3-4 पॉइंट आपको बताऊंगा। 1961 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था नाम, NAM, नाम। इसे हम लोग, कोई बच्चा फुल फॉर्म बता सकता है नाम की। कोई ऐसा बच्चा है जो नाम की फुल फॉर्म बता सके मुझे। NAM, नाम। नाम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, नाम की फुल फॉर्म होती है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। फिर से बता दूं आपको, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर जमशेद और डेनिस टिटो ने मिलकर 1961 में की थी। कब की थी बच्चों, 1961 में। और 1961 में क्या काम हुआ था, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। ये याद रखने जो जरूरी फैक्ट है वो मैं आपको बता के चलता हूं साथ के साथ, कि हमारे भारत में अगर आपसे पूछ रहा है कि भैया 1961 में क्या क्या हुआ है, तो 1961 में सबसे पहला काम तो ये है। सर ये सब पीएम पॉकेट बुक में रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। पीएम पॉकेट बुक में सिर्फ ट्रिक। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो ट्रिकी वाली बुक के साथ जुड़ना चाहते हैं, मतलब परचेज करना चाहते हैं पीएम पॉकेट बुक को। एक बार वो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम। गुरु से और माता पिता से झूठ मत बोलना, जो ले वही लिखना, क्योंकि मैं आपके अनुसार ही उस किताब को ऑर्डर देने जा रहा हूं कि भैया 200 या 300 500 जो भी है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम। और ये किताब मैं आपको बता दूं सिर्फ 1000 ही ऑर्डर कर पाओगे आप, 1000 किताब ही, क्योंकि बच्चों फिर समय नहीं है। 1000 किताब ही हम ऑर्डर करवाएंगे, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे। कितने रुपए की है, पहले तो मैं इस किताब को बच्चों लगभग सोच रहा था कि मैं इसको 200-250 रुपए की रखूं, लेकिन अब मैंने प्राइस इसका मात्र 98 रुपए रखा है। ठीक है ना, 98। ठीक है, अगला देखो भैया, मुख्यालय कहां, रोम, इटली। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का हेडक्वार्टर कहां पर है। ऑर्डर आपको करना है बेटा, ये मैं बता दूं आपको। देखिए मैं इस किताब का पता मैंने प्रिंट कितना रखा, प्रिंट रेट अगर मैं बात करूं, मेरी किताब की जो कॉस्टिंग है वो मात्र 40 रुपए है। कितने रुपए है, 40 रुपए। 40 रुपए है सिर्फ मेरा को। आप तो 50 की बात कर रहे हो, 40 की। जो लड़का आपके घर किताब लेकर आता है ना, जिसे डिलीवरी बॉय बोलते हैं, वो हमसे 60 रुपए लेता है। बेटा ये बैठ रहे हैं 100 रुपए, मैं तो फिर भी 98 कर रहा हूं। मेरे पास तो 38 ही आ रहे हैं। 38 में से अब देखो 267 पेज की किताब भी है, 267 पेज की किताब है बच्चों। अब आप कुछ सोचो, 267 पेज भी बंदा आपको दे रहा है यार। चलो अब आपको मैं बता दूं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इसका हेडक्वार्टर कहां है। पहले तो सुनो कि पहले ओलंपिक कहां पर हुए थे। तो बच्चों पहला जो ओलंपिक हुआ वो 1896 में हुआ था, एथेंस में। कहां पर हुआ था, 1896 में एथेंस में हुआ था। और आपको बता दूं दोस्तों, ये लुसाने स्विट्जरलैंड में। आपको फिर से बता रहा हूं उस किताब का फायदा क्या है, मैं क्यों कह रहा हूं आपको वो किताब लेनी चाहिए। वो किताब सिर्फ इतनी बड़ी है जितना मेरा पर्स, इतनी बड़ी वो किताब है। इस पर्स की तरह आप उसे अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं, इसीलिए मैंने उस किताब का नाम पोएम पॉकेट रखा है।
इसलिए क्या रखा, पीएम पॉकेट बुक रखा है। पीएम की बुक पॉकेट में रखिए, जहां निकालो वहां याद कर लो, और सिर्फ आपको उसमें ट्रिक मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए। देखो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी, लुसाने, और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस वॉच। थॉमस वॉच इसके अध्यक्ष है। अगले पर आ जाओ। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? WHO नहीं, आपको ये सारी किताब डिलीवरी चार्ज के साथ 98 रुपए में मिलेगी। डिलीवरी चार्ज के साथ 98 में मिलेगी। बच्चों, WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? बच्चों, जिसके आगे W लगा होना, ये वाला WHO, WTO, कुछ भी हो, इन सब का हेडक्वार्टर आपके स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। कहां पर है बच्चों? स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ये आपने याद रखना है, ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, क्लियर होगी ना? अगला देखो, अब इसके बारे में 3-4 पॉइंट सुन लीजिएगा। 3-4 पॉइंट क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 7 अप्रैल 1998 को हुई थी, 48 को, सॉरी। मुख्यालय जिनेवा में है। महानिदेशक आपके ट्रेडोस एड हो नाम है। सदस्य देश फिलहाल में 194 है, 194 है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ICJ का मुख्यालय कहां पर है? ये तो आप खुद बताएंगे, मैं तो बैठ गया आराम से। सर बैच वालों को 50 में दे दो। बेटा मैं तो दे देता अगर सब चीज मेरी होती अपनी। हो गए बच्चों? इसके बाद मैंने अभी आपको बताया था हैग में है। अगला देखिए, ये पहले बता चुका हूं सब चीज आपको। ISA इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये आपका हो जाएगा गुरुग्राम, भारत। ये गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है बच्चों। आज का लास्ट सवाल देख लीजिएगा। लास्ट सवाल है बच्चों, एशियन विकास बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बच्चों आपका जवाब आ जाएगा सर, ये है मालिना, फिलीपींस। देखिए बच्चों 3-4 फैक्ट लिख लीजिएगा। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष हैं इसके मास तुंगुसु अक्सकावा। अगला सवाल, दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन एशियान का हेडक्वार्टर कहां पर है? एशियान बच्चों, एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो है आपके जकार्ता, इंडोनेशिया में। 8-10 पॉइंट लिखे, उन्हें देख लीजिएगा। सदस्य देश 10 हैं, 10 के 10 मैंने लिखे हैं। और दोस्तों इसकी अध्यक्ष देश इंडोनेशिया 2023। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967। और आज का होमवर्क सुन लो, आज का होमवर्क सुन लो बच्चों, ये रहा आज का होमवर्क। चलो दोस्तों ये बताओ कि अब ये बैच आपका 2 से 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा। ये बैच आपका 2 से 3 दिन बाद खत्म हो जाएगा। बच्चों एक तो फीडबैक देके जाया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है। मैं आप सबके फीडबैक का इंतजार कर रहा हूं, है ना। और बच्चों आपका बैच खत्म जब होगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लगवा दिए हैं, इतना तो मैं भी जानता हूं कि आपकी तैयारी में हमने 4 चांद लगवा दिए हैं दोस्तों। बहुत शानदार आप लोगों ने मेहनत की है, बहुत शानदार। ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फीडबैक देके जरूर जाना और कल फिर मिलूंगा, तब तक अपना ध्यान रखो। ठीक है भैया, चलो बाय बाय।